भारतीय जनता पार्टीचे राष्ट्रीय सरचिटणीस तथा खासदार दुष्यंत कुमार जी गौतम हे खूप सशक्तीकरणच्या निमित्तानं आज धाराशिव उस्मानाबाद जिल्ह्याच्या लोकसभेच्या निवडणुकीच्या दृष्टिकोनातून आज आपल्या धाराशिव शहरामध्ये आले. त्याचसोबत आकांक्षित जिल्ह्याच्या संदर्भात आकांक्षित जिल्ह्याच्या संदर्भात त्याचसोबत विविध बँकेच्या मराठवाड्याची बँकेची रिजनल बैठक घेण्यासाठी व लाभार्थ्यांचा सन्मान करण्याच्या अनुषंगानं केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर भागवत कराड साहेब या ठिकाणी आले. दोघांच्या संयुक्त पत्रकार परिषदेसाठी मी सर्व पत्रकार बंधूंचं या ठिकाणी हार्दिक स्वागत करतो. या पत्रकार परिषदेसाठी भारतीय जनता पार्टीचे आमदार नानाजी पाटील साहेब, माजी सहकारी माजी महाराष्ट्र कार्यकर्ते पाटील साहेब, जिल्ह्याचे माजी अध्यक्ष प्रताप कुलकर्णी, संभाजीनगरचे माजी महापौर बापू घरापुढे हे या पत्रकार परिषदेला उपस्थित आहेत. मी आदरणीय दुष्यंत कुमार गौतमजींना विनंती करतो, मैं अनुरोध करता हूँ गौतम जी से कि इस पत्रकार परिषद से ये उपस्थित पत्रकार बंधुओं से आप संवाद शुरू करें. आज इस प्रेस वार्ता में सभी प्रेस बंधुओं का बहुत हार्दिक स्वागत है. हमारे मध्य में उपस्थित इस प्रेस वार्ता के अंदर डॉक्टर मोहन जी कराड़ जी, राजेंद्र सिंह पाटिल जी, नितिन जी, वीर पाटिल जी, दत्ता कुलकर्णी जी. तो आज मुझे महाराष्ट्र की उस्मानाबाद लोकसभा में आने का मौका प्राप्त हुआ है. भारतीय जनता पार्टी लगातार देश में और देश से बाहर देश में सदस्यता के अनुसार आज विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक दल के रूप में और देश के प्रधानमंत्री होने के नाते आज आप देखते हैं कि देश के प्रधानमंत्री जी ने अपने 60 वर्ष के कार्यकाल के अंदर सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास को नारा देकर जिस प्रकार से जो अमीर गरीब के बीच की खाई थी उससे पूर्व अनेकों ने राजनीतिक दल खासकर कांग्रेस दल महंगाई गरीबी हटाओ का नारा तो दिया, लेकिन गरीबी हटाने के लिए कोई बुनियादी काम नहीं किया. मुझे एक घटना याद आती है 2013 के लोकसभा 2014 के लोकसभा से पूर्व 2013 के अंदर पार्लियामेंट में एक चर्चा चल रही थी कि 32 रुपया कमाने वाला अमीर है और उससे नीचे वाला गरीब है. लेकिन उस चर्चा में जो पार्लियामेंट में बहस चल रही थी और बहस के अंदर किस प्रकार से गरीबी की रेखा के नीचे लोग कम हो जाए, कांग्रेस ने एक आंकड़ा पेश किया था जो कि उनके द्वारा ही बनाई कमेटी थी, एनसी शर्मा कमेटी, तेंदुलकर कमेटी, सक्सेना कमेटी. वो जिरहक बहस कर रहे थे कि 32 रुपये कमाना वाला आदमी है. हम विपक्ष में थे, हम चिंता कर रहे थे कि 32 रुपये कमाने वाला अगर अमीर है, क्या 32 रुपये प्रतिदिन खाने वाला क्या खाना ही खाएगा? क्या उसको शिक्षा की आवश्यकता नहीं है? क्या उसको स्वास्थ्य की आवश्यकता नहीं है? क्या उसके बच्चों को कपड़े की आवश्यकता नहीं है? क्या जो आधुनिक ढूंढते हैं बिजली है, पानी, क्या उसकी आवश्यकता नहीं है? ये प्रश्न जब उठा रहे थे तो कांग्रेस ने उसी लहजे के अंदर जिस प्रकार से गरीबों का मजाक उड़ाते रहे, अनेकों मजाक के रूप में कहा कि जब मंचन पे खाना 5 रुपए का मिल जाता है कि 12 रुपए का होता है, गरीबी का मजाक उड़ाने का काम नहीं. मैं इसलिए बता रहा हूँ कैसा भारत हमें मिला था
हमें उस समय चिंता हो रही थी, तो हमने पूछा कि एनसी शर्मा और तेंदुलकर और सक्सेना कमेटी की रिपोर्ट जो आई है, ये रिपोर्ट का आंकड़ा क्या, तथ्य क्या है? तो सभी ने कहा था कि किसी ने कहा 45% लोग गरीबी की रेखा के नीचे हैं, किसी ने 70 कहा, किसी ने कुछ कहा। आंकड़ा अगर लगाए तो 45% लोग गरीबी की रेखा के नीचे 2013 के। हमने पूछा ये आंकड़ा निकाला कैसे? ये मुद्दा, ये विषय जब सामने आया कि उन्होंने जो अपना आंकड़ा पेश किया कि साहब हम देश के अंदर घर घर गए थे, घर घर जाकर हमने सर्वे किया, ये वो लोग हैं 45% लोग जिनके घर में पीने के लिए पानी नहीं है, जिनके घर में बिजली नहीं है, जिनके स्कूल, डिस्पेंसरी, हॉस्पिटल की कोई सुविधा नहीं है, जिनके कच्चे मकान हैं, पक्की छत नहीं है, कोई 4 व्हीलर या 2 व्हीलर इलेक्ट्रिक व्हीकल नहीं है। ये लोग कैसे जीते हैं, कैसे मरते हैं, मालूम ही नहीं पड़ता। ये देश की दुर्दशा हमको 2013 के अंदर में 2014 में शासन में आने के बाद में मोदी जी के सामने ये सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह था। तो कांग्रेस सरकार गरीबी हटाओ का नारा दे रही थी, आज देश में गरीबों की क्या हालत करती है। इसलिए देश के प्रधानमंत्री ने पार्लियामेंट में बोलते ही सबसे पहले नतमस्तक होते हुए कहा कि मेरी सरकार गरीबों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, असहायों के लिए, मजदूरों के लिए समर्पित रहेगी। तो इसलिए उन्होंने आते ही सबसे पहले जो अमीर और गरीब के बीच की खाई थी, बच्चा माँ के पेट में आता है तो सबसे पहले माता को जो छुट्टियां मिलती हैं उसके अंदर 3 हफ्ते बढ़ाकर, ताकि वह आराम से बच्ची को जन्म दे सके। 7-7 6,000 रुपये उस माता को दिया गया ताकि माता अच्छा भोजन, पौष्टिक आहार ले सके, उसका बच्चा हष्ट-पुष्ट पैदा हो। उसके पीछे उसका बच्चा हष्ट-पुष्ट पैदा हो, ये तो लक्ष्य था, लेकिन हमारा लक्ष्य ये भी था कि देश का नागरिक हष्ट-पुष्ट पैदा होना चाहिए। उसके बाद देखिए बच्चा पैदा होता है, अमीर लोग इंजेक्शन लगवा लेते हैं अपने फ्यूचर को सेव करने के लिए। इंद्रधनुष के माध्यम से 7 इंजेक्शन हमने फ्री देने का काम किया। बेटी पढ़ी होगी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, समृद्धि सुकन्या योजना द्वारा हमने लोगों को जनधन योजना के खाते खोलने का काम किया, 40 करोड़ लोगों के खाते खोले। उससे पहले बैंक में जाना अमीरों और गरीबों के लिए हुआ करता, गरीब लोग सपना देखते रहते थे। और उसका सबसे बड़ा लाभ मिला कि खाते खोलने के बाद में जो राजीव गांधी जी कहा करते थे कि मैं 100 रुपये भेजता हूँ तो 15 रुपये पहुँचते हैं, 85 रुपये वो लोग खा जाया करते थे जो दलाल बैठ के उस पर हुआ करते थे। लेकिन जनधन खाता खुलने के बाद में आपने देखा होगा प्रधानमंत्री जी ने कोरोना काल के अंदर 500 रुपये अगर महिलाओं को दिए तो 500 रुपये पहुंचे। आज किसानों को किसान सम्मान निधि हम लोग दे रहे हैं, 2000 रुपये हर 4 महीने बाद देते हैं। लगातार 2000 भेजते हैं तो 2000 ही उनको मिलते हैं। कोई दलाल, कोई भ्रष्टाचार बदले में नहीं। ऐसे तो हमने कहा कि मकान नहीं थे, हमने 2 करोड़ लोगों को पक्के मकान दिए। पक्के मकान नहीं, पक्के मकान के अंदर शौचालय है, गैस है, नल है और घर में स्वच्छ जल है। हमने जिन घरों में लाइट नहीं दी, 18,000 गाँव में लाइट नहीं थी, उनमें लाइट पहुंचाने का काम किया। हमने स्वच्छ भारत मिशन के माध्यम से हिंदुस्तान के अंदर, भारत के अंदर स्वच्छता को मापदंड किया है कि WHO भी बोलता है कि हमारा करीब 5,000 करोड़ रुपया उसके कारण बचा है। जो गरीब लोग थे जो इलाज नहीं करा सकते थे, अमीर लोग अपना हेल्थ बीमा लेकर 3,000 का या 5,000 का किसी को पता हेल्थ देता है, अपना कहीं भी इलाज करा देता है। लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने आयुष्मान कार्ड देकर उसका गरीब भी अमीरों की तरह किसी भी हॉस्पिटल में जाके इलाज करा सकता है, उसका प्रावधान करने का काम देश के प्रधानमंत्री ने किया। और सबसे बड़ी बात तो कोरोना काल के अंदर आपने देखा होगा, इतिहास गवाह है कि अब से पहले 100 वर्ष पहले ये बीमारी आई थी, उस समय बीमारी से कम भूखमरी से लोग ज्यादा मरे थे। प्रधानमंत्री ने लगातार 2 वर्ष जो खाद्य अन्न योजना चलाई है, आज भी हम फ्री के अंदर खाद्य
गरीबों को देने का काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी कि आज भी आप देखेंगे कांग्रेस के शासनकाल के अंदर जो भी बीमारियां हैं उसकी दवाइयों को आने में 15 साल 20 साल 25 साल लगे। हम अपने आप को भाग्यशाली समझते हैं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जैसे नेतृत्व के अंदर जब इस प्रकोप ने हमें घेरा उस समय कोरोना बीमारी तो आई, लेकिन उसके साथ साथ उसका इलाज का भी प्रावधान साथ साथ किया। और आज हम 220 करोड़ वैक्सीनेशन कराने में सक्षम हुए हैं। जहां देखेंगे विश्व के अंदर अमेरिका और जापान और इंग्लैंड और फ्रांस और सभी देशों के अंदर 1100 से लेकर 5,500 तक की वैक्सीन उन्होंने अपने नागरिकों को मुहैया कराई है। लेकिन देश के प्रधानमंत्री जी ने अपने गरीब लोगों को देश को टोटल हम फ्री वैक्सीनेशन देने में कामयाब हुए हैं। हम बूस्टर डोज भी आज के तारीख में दे रहे हैं। और यही नहीं थे जो हमारी संस्कृति जो संस्कार हमें हमारे बुजुर्गों ने दिए हैं कि मैं भी भूखा रहा हूँ, पड़ोसी भी भूखा रहा है। हमने 40 देशों को 20 करोड़ वैक्सीनेशन करने का वैक्सीन देने का भी काम किया। हमने किस प्रकार से कोरोना के दौरान के अंदर अनेक समस्या हमारे पास आई, गैस के प्लांट नहीं थे। अभी आपने देखा होगा 2 साल के अंदर लोकसभा सांसदों की निधि को रोककर उनकी तनख्वाह को आधार देकर अनेकों जगह से पैसा इकट्ठा कर आज हम करीब जितने भी हॉस्पिटल है सब में ऑक्सीजन प्लांट देने में सक्षम हुए हैं। और ये नहीं है हॉस्पिटल, यही नहीं है, आज वेंटिलेटर हर चीज उपलब्ध है। अगर बीमारी आती है तो उसका इलाज कराने के अंदर सक्षम है। ये देश के प्रधानमंत्री जी का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। और ऐसी एक नहीं अनेकों योजनाएं जो देश के प्रधानमंत्री जी लेकर आए हैं। यह तो है ही है 8 वर्ष की हमारी उपलब्धि, लेकिन आप देखेंगे भ्रष्टाचार को शासन देने का करने काम किया। आपसे वो आप देखते होंगे जिस प्रकार से नजराजीबाजी का उदाहरण दिया। आज देश के प्रधानमंत्री हमें इस बात का गौरव होता है कि आज उनकी माता जी का 100 वर्ष की हो चुकी है, उन्होंने ऐसा खूब हमें दिया जिनके कार्यकाल में भ्रष्टाचार का काम कार्य नहीं हुआ। और स्वयं भी प्रधानमंत्री रहते हुए आज भी उनके भाई परचून की दुकान चलाते हैं, पेट्रोल में काम करते हैं, 2 क्लास की नौकरी करते हैं, माँ से 10 के कमरे में वास करते हैं। और लेकिन एक तरफ हम कांग्रेस को देखते हैं कि माँ बेटे 5,000 करोड़ के घोटाले के अंदर जमानत में। और आज किस प्रकार से जो इमरजेंसी के अंदर लोकतंत्र की हत्या करी इन लोगों ने, आज पूरा ईडी पर संवैधानिक संस्था पर दबाव डालने का काम कर रहे हैं। आज ईडी पर किस प्रकार से ईडी से बचने का काम कर रहे हैं। इस ईडी के सामने देश के प्रधानमंत्री जो मुख्यमंत्री थे 8 घंटा पेश हुए। नरसिंह राव जी भी गए, मुलायम सिंह यादव गए, लालू यादव गए। लेकिन इस खानदान का जो रजवाड़ा रवैया है देश को लूटना, वो उनके मन से खत्म नहीं होगा। हमने आतंकवाद शासन किया। आपको ध्यान होगा अगर 2013 में देखिए, 2014 से पहले देखेंगे, इस मार्केट के अंदर देखिए, मंदिर के अंदर देखिए, गुब्बारे के अंदर देखिए, रेलवे स्टेशन पर देखिए, बसों की सीट पर लिखा हुआ देखे तो आपको एक चीज नीचे दिखाई दे सकती कि क्या देख रहे असामाजिक चीज, कोई भी तत्व, कोई भी चीज बंद हो सकता है। ऐसा हमारा जीवन जी रहे हैं 2014। हमें लगता है कि मार्केट जा रहे हैं, जितना वापसी आएंगे ही नहीं है। ऐसे वातावरण से निजात पाने का काम देश के प्रधानमंत्री जी ने हमें दिया। और यही नहीं, मैं आपको तथ्य सहित बता सकता हूँ 2013 में उस समय के रक्षा मंत्री एंटनी जी की स्टेटमेंट है कि हमारे पास हेलीकॉप्टर क्या, हमें बोले तो बहुत खरीदने के लिए पैसे नहीं। आज मुझे गौरव होता है कि देश के प्रधानमंत्री ने सेना को इतना सशक्त कर दिया है, इतना मजबूत कर दिया है कि आज उनको देखकर जिस प्रकार से आसपास के देश है, उनके देश हमसे मुकाबला करने के लिए सक्षम नहीं माने जाते हैं। और मुझे सबसे पहले सबसे बड़ा गौरव तो जब हुआ, हमने देखा था कि हमारे शासन में मुरली मनोहर जोशी जी, हमारे शासन में नहीं, मुरली मनोहर जोशी जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, एक तिरंगा फहराने के लिए कश्मीर के अंदर लाल चौक तिरंगा फहराने के एक तिरंगा फहराने के लिए लाल चौक पर कश्मीर के अंदर 5 लाख लोग पूरे देश से उनके साथ में गए थे। और 5,000 की पुलिस की कस्टडी के अंदर जब उस समय मुरली मनोहर जोशी जी के साथ में वर्तमान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उनके
उनके सहयोगी थे। 5000 पुलिस की कस्टडी में तिरंगा फहराया गया। और आज हमने ऐसा वातावरण दिया है, एक तरह से कश्मीर के किसी भी कोने में जाकर आप तिरंगा फहरा सकते हैं, कोई आपको रोकने वाला नहीं। और सबसे बड़ा गौरव तो जब पड़ता है कि विश्व के अंदर प्रधानमंत्री ने अपना और देश के तिरंगे का इतना सम्मान बढ़ाया है कि आज संसार के अंदर जिस प्रकार से यूक्रेन और रशिया की लड़ाई चल रही है, और यूक्रेन और रशिया की लड़ाई के बीच में कोई उनसे दोनों से बात करने वाला कोई शख्स था तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। उनके युद्ध को रोक सकता था तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उन दोनों से बात की कि मुझे 22,000 मेरे देश के बच्चे जो विद्यार्थी वहां पढ़ते हैं मुझे सुरक्षित चाहिए। एक युद्ध विराम किया गया और ये कहा गया कि युद्ध विराम के अंदर युद्ध भूमि के अंदर जो 100 किलोमीटर में 200 किलोमीटर बॉर्डर पड़ते थे उसके बीच में से दिखाने निकल के जाएंगे और वो तिरंगा लेकर जाएंगे। जब मालूम पड़ेगा ये हिंदुस्तान के विद्यार्थी है, इसलिए उनको न तो यूक्रेन की फौज और न रशिया की फौज कोई भी उनका आक्रमण नहीं करेगी। और ये हमें गौरव प्राप्त होता है इस बात का कि इस दौरान के अंदर जो पाकिस्तान है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, नेपाल है, जो भारत का झंडा जलाने का काम करते रहे वो भी तिरंगा झंडा को लेकर अपने आप को बचाने का भारत माता की जय करके उस दौरान से निकल कर गए। ऐसा 8 साल का गौरवशाली इतिहास हमने दिया। आज विश्व के अंदर हिंदुस्तान का अपना स्थान है। आज देश के अंदर नरेंद्र मोदी जी का अपना स्थान है। भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता अपने आप को इसके लिए गौरवान्वित महसूस करता है। यही सब चीज लेकर लाभार्थी योजनाओं को लेकर मध्य जनता के मध्य में जा रहे हैं और जाने वाले हैं। उनको बताने वाले हैं कि आपके घर में जो गैस चल रही है उससे पहले माताएं बहनें लंगर जलाया करती थी, बीमार हो जाया करती, वो गैस नरेंद्र मोदी जी की देन है। आपके घर में जो शौचालय है वो नरेंद्र मोदी जी की देन है। आपके गांव में जो लाइट आई वो नरेंद्र मोदी जी की देन है। अनेकों लाभ तो मिल रहे हैं और जिनको नहीं मिल रहे उनको पहुंचाने के लिए हमारे कार्यकर्ता कर्तव्य है और उसके लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। हम जन जन जाकर उनको उनकी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए संघर्ष करते रहें और संघर्ष करते रहें। बहुत धन्यवाद।